हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इस शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अति महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगले महीने जुलाई 2022 में भारत में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने जा रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था अपनाई हुई है। हमारे संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में ये स्पष्टतः लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, ये जो निर्वाचक मंडल है इसको समझते हैं। ये जो निर्वाचक मंडल है ये 3 प्रकार के लोगों से मिलकर बना है। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन हैं जो संसद के, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मिलकर। दोस्तों, ध्यान रहे कि इसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो नंबर 2, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तात्पर्य यह है, जो ये कुछ राज्यों में जो विधान परिषद भी हैं तो और उनमें जो नियुक्त सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। नंबर 3, इसमें जो संघ शासित क्षेत्र हैं, विशेषतः या संघ शासित क्षेत्रों में से जो दिल्ली और पांडिचेरी, जिनको की राज्य का दर्जा भी दिया गया है, उनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये हम पूरी तरह अब जान गए हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वो इन 3 प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने होगा। नंबर 1, संसद के सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नंबर 2, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और नंबर 3, दिल्ली और पांडिचेरी जो संघ शासित क्षेत्र हैं, जिनको कि राज्य का दर्जा भी दिया गया है, इस कारण से उनके निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है का जो निर्वाचक मंडल है उसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं इस राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इसमें तरीका, रीति कौन सी अपनाई जाएगी। तो इसके जो तरीका, रीति या जो स्टाइल या जो फॉर्मूला है, उन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में स्पष्टतः दिया गया है। ये जो इसमें जो एक निश्चित तरीका अपनाया जाता है, वो क्यों अपनाया जाता है, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाता है कि जिससे कि राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता बनी रहे। राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता के साथ ही जो संघ शासित राज्य हैं उनमें समतुल्यता बनी रहे। तो राज्य विधानसभाओं का जो प्रत्येक निर्वाचित सदस्य है, उसे राज्य विधानसभाओं का जो प्रत्येक निर्वाचित सदस्य है उसे निर्वाचन में जितने मत देने का हक है, उनकी संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी। तो इस जो पंक्ति है, इससे ये बात स्पष्टतः है कि राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत का मूल्य या उनका मत का मूल्य 1 से अधिक होता है। तो उस प्रक्रिया का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। कैसे? उसमें जो रीति, फॉर्मूला, जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो है कि राज्य विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य है उतने मत जितने की, यानी उसके जो मतों का संख्या है वो क्या होगी, उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या को भागित किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा वहां की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से। और ये
जो संख्या आएगी वो 1000 से गुणित होगी, वो 1000 से गुणित होगी। तो आप स्पष्ट जान गए हैं कि किसी राज्य के जो एमएलएज हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके मतों की संख्या कितनी होगी? उस राज्य की कुल जनसंख्या, जिसको कि वहाँ की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से भागित करना होगा और उसे 1000 से गुणित करना होगा। यहाँ हमें ये बात विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि यदि ये जो फॉर्मूला प्रक्रिया हम अपनाते हैं और उसमें 500 से कम सदस्य संख्या आती है तो उसको हम नेगलेक्ट कर जाते हैं, और यदि 500 से अधिक संख्या शेष रहती है तो जो संख्या आती है उसमें हम +1 कर लेते हैं। जो संख्या आती है उसमें हम +1 कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो ये जो संसद है, ये राज्यों की विधानसभाओं की बात हो गई। अब हम बात करते हैं संसद के सदस्यों के, एमपीज के जो सदस्य हैं उनके मतों की संख्या कितनी होगी। तो उनके मतों की संख्या जो होगी वो उसके लिए एक निश्चित फॉर्मूला है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए जो फिक्स कुल मत संख्या है, राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके लिए जो नियत विधानसभा जो नियत मत संख्या है उसको भागित किया जाएगा संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। बात समझ में आती है? जो अभी हमने राज्य विधानसभाओं के जो एमएलएज हैं, जो सदस्य हैं, उनके मतों की जो संख्या निकाली थी वहाँ की जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में कुल विधानसभा के सदस्यों का भाग लगा करके और उसे 1000 से गुणा करके वो जो सारे राज्यों की जो संख्या आएगी, यानी कुल जो एमएलएज हैं उनकी जो मत संख्या है उसमें भाग लगाया जाएगा संसद के कुल सदस्यों का, कुल निर्वाचित सदस्यों का। जो इनको भाग लगाने के बाद, भागित करने के बाद जो संख्या आएगी वो संसद के सदस्यों की मत संख्या होगी। यदि यह भिन्न आधे से अधिक होती है तो उसे इसमें जोड़ा जाएगा, वरना तो उसे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, इनके जो मत संख्या है हम निकालना जान गए हैं। नंबर 3 बात आती है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें किस पद्धति को अपनाया जाएगा। तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो गुप्त होगा, गुप्त मतदान के द्वारा होगा। और इसमें ये बात और विशेष हमें ध्यान रख लेनी चाहिए कि जो एमएलएज के कुल सदस्यों की मत संख्या है वह है जो एमपीज की कुल सदस्यों की मत संख्या के बराबर होगी। यानी जो सारे राज्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं उनके कुल मतों की संख्या और संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल मतों की संख्या समान होगी। तो इस तरीके से हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निश्चित कोटा पार करना होता है, वो उसका भी एक विशेष फॉर्मूला है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो कुल वैध मत डलते हैं, जो कुल वैध मतों में 2 से भागित करके, यानी कुल वैध मत को डिवाइड बाय 2, और ये जो संख्या आएगी इसको +1। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है उसके द्वारा जो ज़्यादा मत जिसको मिलते हैं वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की।
आगे हम जो राष्ट्रपति का जो आगे निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई निर्वाचन में जो आने वाला है उसमें उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।